खतरा पाया जाएगा उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। माननीय देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी। मान्यवर, इसके साथ अब तक जो काली सूची एजेंसियां बनाती थी, इसकी कानूनी वैधता कुछ नहीं थी। अब ये ब्लैक लिस्ट को वैधानिक समर्थन देने का यहां पर काम हुआ है। मान्यवर, धारा 4 केंद्र सरकार भारत में प्रवेश के निर्दिष्ट बिंदुओं या बंदरगाहों को अधिसूचित कर सकती है। मान्यवर, किसी भी विदेश के नागरिक को भारत में आना है तो कौन से मार्ग से आना है वो तो तय करना पड़ेगा। हम इसको नोटिफाइड करेंगे। इतनी बड़ी लंबी समुद्री और भू सीमा के अंदर कोई कहीं से भी आ जाएगा, रोकने का कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि रोकने की जरूरत ही नहीं, मगर देश ऐसे नहीं चल सकते। देश की सुरक्षा का खतरा है, देश के अर्थतंत्र को नुकसान करने वालों से भी देश के खतरा है, और ड्रग्स और हथियार लेकर आने वालों को भी रोकना पड़ेगा। तो जो निर्दिष्ट किए बिंदुओं के बंदरगाह और विमानगाहों के अलावे कहीं से भी आएगा तो उसको, चाहे भूमि सीमा हो, दरियाई सीमा हो या वायु सीमा, वो अधिसूचना के बगैर आएगा तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, उसकी व्याख्या धारा 5 में की है। धारा 6 में विदेशियों के पंजीकरण की बात की गई है। धारा 9 में विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थाएं और हॉस्पिटलों का जिम्मेदारी धारा 9 और 10 में तय की है। धारा 11 में संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र के निषिद्ध स्थानों का दौरा भी रोका गया है। अभी कोई सदस्य कह रहे थे उसको क्यों रोकना चाहिए। हमारी सीमा पर कुछ संवेदनशील स्थान है, वो दुनिया भर के लिए खुले नहीं छोड़ सकते। हमारी सेना के इंस्टॉलेशंस है, वो दुनिया भर के लिए खुले नहीं छोड़ सकते हैं। और ये आज का नहीं है, जब आप सरकार में थे तब का है, मगर वो गैर कानूनी तरीके से होता था। अब हमने उसको कानूनी बनाया है, क्योंकि हम में हिम्मत है रोकने की। मान्यवर, धारा 18 जुर्माने का भुगतान करने के लिए वाहक का दायित्व तय किया है। 25 में अपराधों का कंपाउंडिंग किया है, और धारा 23 और 24 इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के लिए उल्लंघन के लिए जुर्माना और जेल की व्यवस्था इसके अंदर मान्यवर की गई है। धारा 30 में नियम बनाने की शक्ति भारत सरकार को दी है। धारा 15 राष्ट्रीयता का निर्धारण, ये शीर्षक हटाने का काम हमने किया है। धारा 7 बायोमेट्रिक जानकारी लेने को कानूनी बनाया गया है, और एक प्रकार से पूरी व्यवस्था को वैज्ञानिक तरीके से एक कानून में बांधने का काम किया है। मान्यवर, वीजा की प्रक्रिया बहुत पुरानी है, और ये हम जो सुधार लेकर आए हैं वो कोई नए नहीं है। 2000 देश में 5 देशों के नागरिकों को पर्यटन वीजा ऑनलाइन देने की शुरुआत हुई। 2010 से 14 के बीच में 7 देशों को बढ़ाया गया, और अब ये सुविधा 169 देशों तक हमने की दी है कि आप आइए, आपका स्वागत है, आप टूरिज्म बढ़ाइए। मगर रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा ना, कि वो विदेश से इस देश में इतने समय के लिए आए। कोई हमेशा के लिए नहीं रह सकता, इस देश का नागरिक नहीं बन सकता है, इसको रोकना पड़ेगा। आपके समय में सिर्फ 10 देशों तक था, उसको हमने 169 देशों तक पहुंचाने का था। मान्यवर, 31 नामित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 6 प्रमुख बंदरगाहों अराइवल ऑन वीजा देने का काम हमने किया है, और 2023 में आयुष वीजा की नई श्रेणी भी शुरू की है। अब ई वीजा की सुविधा 9 उप श्रेणियों के लिए की जाएगी। ई पर्यटन वीजा, ई व्यापार वीजा, ई चिकित्सा वीजा, ई चिकित्सा परिचारक वीजा, ई आयुष वीजा, ई परिचारक वीजा, ई छात्र वीजा और ई छात्र आश्रित वीजा। ये सारी श्रेणियों में ई वीजा का प्रोविजन कर विदेशियों को आने में हमने सरलता की है।
जो लोग कहते हैं कि रोकना चाहते हैं, हम रोकना इसी को चाहते हैं जिनके उद्देश्य ठीक नहीं है। ये कहते हैं कौन तय करेगा, तो जो सरकार होगी ये तय करेगा। हमारी सरकार है तो हम तय करेंगे। कौन तय करेगा का क्या मतलब? भारत सरकार तय करेगी। कौन कर सकता है? कोई विदेश की सरकार करेगी? क्या विचार है? कौन तय करेगा? भारत सरकार तय करेगी, क्योंकि हम भारत सरकार में है तो हम तय करेंगे। मान्यवर, आयुष वीजा, इसकी श्रेणियों की भी संख्या बढ़ाई है और अवैध प्रवासी और ओवरस्टे की निगरानी के लिए अप्रवास वीजा और विदेशी पंजीकरण के ट्रैकिंग की एक सिस्टम IVFRT, इसको भी अब कानूनी आधार देने का काम किया है। मान्यवर, सभी अप्रवासन पोस्ट पर भारतीय मिशन FRRO और FRO, इसको एंड टू एंड एकीकृत सिस्टम से जोड़ने का काम हमने पूरा कर दिया है। देश भर के 750 से ज्यादा जिलों में DPM जिला पुलिस मॉड्यूल पोर्टल भी हमने शुरू कर दिया है, जो फॉरेनर्स आइडेंटिफिकेशन पोर्टल के नाम से जाना जाता है। और हमने कई प्रकार की अप्रवासन चौकियों का आधुनिकीकरण के लिए भी योजनाएं लाए हैं। अब उसकी संख्या बढ़कर 114 हो गई है मान्यवर, और एक जमाने में 4 से 5 मिनट लगता था, अब 1.5 से 2 मिनट लगता है। और FTITTP फास्ट ट्रैक अप्रवासन विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम, ये 8 प्रमुख हवाई अड्डों पर लागू किया है, जिसमें सिर्फ ऑनलाइन 30 सेकंड में आप आपका घर से भरकर आते हो, तो 30 सेकंड जो जाने का समय होता है वो भी होता है। इन्होंने कहा कि भाई इससे प्रवासियों की संख्या कम होगी। मान्यवर, 2014 में अप्रवासन चौकियां 83 थी, अब 114 है। हमने 37% बढ़ाया है। ICP काउंटर 743 थे, आज 2278 है, 206% बढ़ाया है। भारत में आने वाले व्यक्ति कांग्रेस के शासन के समय में 2,49,00,000 थे। ये 10 साल में 2024 के अंतिम साल में 14 में 2,49,00,000 थे, ये 2024 में 4 करोड़ लोग भारत में आए। भारत से बाहर जाने वाले व्यक्ति 2,59,00,000 थे, अब 4,11,00,000 लोग बाहर गए हैं। और टोटल करें तो 5,08,00,000 आवाजाही थी, अब 8,12,00,000 हुई है, 59% की वृद्धि। और किसी भी एक दशक में ये वृद्धि सबसे बड़ी है। और सबसे बड़ी नहीं, सब दशक का अगर हिसाब किताब करते हैं तो बहुत बड़ी वृद्धि, 50% से ज्यादा वृद्धि एक ही दशक में हुई है। और ये हमें कह रहे हैं कि इससे कम होगा। माननीय, हम कम करना नहीं चाहते हैं, मगर जिनके उद्देश्य ठीक नहीं है उसको तो जरूर रोकना पड़ेगा, क्योंकि देश की सुरक्षा के साथ ये जुड़ा हुआ है। मान्यवर, मनीष तिवारी जी ने प्रश्न उठाया कि धारा 3(1) का दूसरा प्रावधान अप्रवास अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील तंत्र प्रदान करने में विफल रहता है। मान्यवर, पहले से ही हमारे कानूनों में विदेशी नागरिकों को प्रवेश से वंचित रखने का अधिकार अधिकारियों के पास ही था। वीजा धारक को देश में किसी एक निश्चित बिंदु तक जाने देने का अधिकार भी अधिकारियों के पास ही था। किसी विदेशी को प्रवेश से वंचित करने का अधिकार भी मनमानी करेगा उनका डर है, मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इसको रोकने से पहले कई प्रकार की एजेंसियों के इनपुट के आधार पर ही रोका जा सकता है। पहले ऐसी कोई प्रथा नहीं थी 14 तक। हमने 14 के बाद आकर 2019 में एक प्रथा बनाई है, किसी को भी रोकना है तो ये 24 बिंदु का 360 डिग्री जांच कर ही रोका जा सकता है। उसको हमने इतने खुले अधिकार नहीं दिए। एक सदस्य ने कह दिया मान्यवर कि कांस्टेबल कक्षा का अधिकारी यह निर्णय करेगा। मैं सदस्यों को कहना चाहता हूं, निर्णय कांस्टेबल कक्षा का अधिकारी तो इस देश में फांसी की सजा वाले
क्रिमिनल कानून का इन्वेस्टिगेशन भी एक हेड कांस्टेबल ही करता है, मगर एक नियम के तहत करता है। उस पर सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, इसके ऊपर कोर्ट है, इसके ऊपर हाई कोर्ट है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। मान्यवर, तो फिर हम सबको भी क्या अधिकार प्राप्त है? संविधान बना, संविधान ने संसद सदस्य को व्याख्या की, हम चुनाव लड़े, जीत कर आए, कोई मंत्री बना, कोई विपक्ष का नेता बना, हम भी तो एक ही नागरिक है। मान्यवर, इस प्रकार के सवाल कैसे उठाए जा सकते हैं? ये कानून के तहत व्यवस्था है और किसी को कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। मान्यवर, इस तरह से सोचने से, और अपील की बात करते हैं, ना अमेरिका में है, ना इंग्लैंड में है, ना जर्मनी में है, ना फ्रांस में है, कहीं पर अपील का अधिकार नहीं। कैसी अपील? कोर्ट में जाइए। देश की सुरक्षा का जहां प्रवास सवाल होता है और सारी एजेंसियों के परामर्श के बाद अगर किसी को रोकते हो, इसमें आपत्ति है, तो कोर्ट ही एकमात्र शरण होता है। इसकी कोई अपील वपील हो नहीं सकती। मान्यवर, और मैं मानता हूं इसमें संविधान दत्त अधिकारों का कहीं पर भी उल्लंघन नहीं होता है। मान्यवर, इन्होंने कहा डैमेज पासपोर्ट का विवरण नहीं है। मनीष जी, आप इतने बड़े लॉयर हो, ये विवरण रूल्स में बनता है, क्योंकि डैमेज पासपोर्ट की व्याख्या अलग अलग प्रकार की घटनाओं के कारण निरंतर बदलती रहती है। एक प्रकार से पहले पानी में डूबकर पासपोर्ट हो गया, कई ये सारी घटनाएं जैसे ही होती है, रूल्स बदले जा सकते, एक्ट नहीं बदला जाता। इसलिए हमने सेक्शन 30 में रूल्स बनाने के अधिकार दिए हैं। क्लॉज 33 कुछ विदेशियों पर लागू होता है, कुछ विदेशियों पर नहीं होता है। तो भारत के भले के लिए आता है, उस पर लागू नहीं होगा, और भारत को सुरक्षा को खतरा है, उन पर लागू होगा। बड़ी सरल बात है, इसमें क्या आश्चर्य होता है? मेरी समझ में नहीं आता है। मान्यवर,